हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एबी टेक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि बायोलॉजी के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिस्पायरेशन सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र को अच्छे प्रकार से समझा था, उस लेक्चर पे हमने देखा था श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन के प्रोसेस के अंदर होता क्या क्या है, किस प्रकार के जीवों में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है और श्वसन के प्रकार क्या होते हैं, इन सभी के बारे में जाना था। उनसे उस लेक्चर पे एक बात रह गई थी जो मुख्य रूप से अभी हमारा पढ़ना बाकी था, वो था ह्यूमन रिस्पायरेशन सिस्टम यानी कि मनुष्य का श्वसन तंत्र। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे मनुष्य के श्वसन तंत्र की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस पिछले लेक्चर में बताया भी गया है कि मनुष्य में प्रमुख श्वसनांग होते हैं फेफड़े, अर्थात मनुष्य किसके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करता है, लंग्स द्वारा यानी कि फेफड़ों द्वारा। अब फेफड़ों द्वारा कैसे किस प्रकार की श्वसन होती है, चूँकि हमारे फेफड़ों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो निःश्वसन और श्वसन की प्रक्रिया को कर सके, अर्थात वायुमंडल के ऑक्सीजन यानी कि वायु को खींच सकें और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड के वायु को छोड़ सकें। उसके लिए जिम्मेदार होता है हमारे अंदर का जो डायाफ्राम होता है। जो डायाफ्राम होता है उसी की मदद से हमारा फेफड़ा वायुमंडल की वायु को अंदर ले जाता है और अंदर की जो CO2 जनित वायु होती है उसको बाहर निकालता है। तो जो श्वसन होता है, आप लोग जानते होंगे कि श्वसन जो मानव में होती है, जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, वह मानव में एक अनैच्छिक प्रक्रिया है। अनैच्छिक प्रक्रिया उसे बोलते हैं जो हमारी बिना इच्छा के चले। तो श्वसन मानव के अंदर अनैच्छिक प्रक्रिया होती है जो कि बिना इच्छा के उसके अंदर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। चाहे मनुष्य सोता हो, चाहे जग रहा हो, चाहे कोई कार्य कर रहा हो, चाहे जो भी कर रहा हो, यह अनैच्छिक क्रिया है, निरंतर रूप से सुचारू रूप से हमेशा शरीर के अंदर चलती रहेगी। अब बात करें कि 1 मिनट में आदमी कितनी बार श्वसन लेता है और अन्य जीव कितनी बार लेते हैं, या निःश्वसन और निःश्वसन का टाइम कितना होता है, अर्थात कितने समय में खींचता है और कितने समय में छोड़ता है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं अंगों से पहले। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो होती क्या, अनैच्छिक प्रक्रिया होती है, अर्थात बिना इच्छा के चलती है। श्वसन, यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि श्वसन कैसी प्रक्रिया है, ऐच्छिक की अनैच्छिक, तो श्वसन जो हमारी है वो एक अनैच्छिक प्रक्रिया है और जो कि एक निश्चित दर से चलती रहती है। ये अनैच्छिक प्रक्रिया है और कैसे चलती है, तो एक निश्चित दर से, वही दर से, एक निश्चित दर से चलती रहती है। अब यदि वयस्क मनुष्य की बात की जाए, जो वयस्क मनुष्य है, वयस्क मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार श्वसन होगा, तो वयस्क मनुष्य की बात की जाए तो वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 12 से 15 बार, वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 12 से 15 बार श्वसन करता है। और यदि शिशुओं की बात की जाए, अर्थात शिशु जो होता है वो सांस जल्दी जल्दी लेता है, वयस्क मनुष्य देर में लेता है। अगर शिशु की बात की जाए तो शिशु जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो जो शिशु होता है वह 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है, इस बात की चर्चा की जाए तो शिशु 1 मिनट में 44 बार श्वसन करता है। शिशु 1 मिनट में 44 बार श्वसन करता है। यदि अन्य जीवों की बात की जाए, अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल के लिए अन्य जीव मेढक को ही जैसे हमने ले लिया कि मेढक 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है, तो मेढक पे आप लोगों ने देखा होगा मेढक जल्दी जल्दी श्वसन करता है। तो मेढक 1 मिनट में लगभग 80 बार श्वसन करता है। कितने बार? 80 बार। मेढक 1 मिनट में 80 बार श्वसन करता है। यह हुआ 1 मिनट में श्वसन की निश्चित दर हुई। अब बात करते हैं कि सांस लेना यानी कि एक्सपायरेशन और छोड़ना यानी कि एक्सपायरेशन। निःश्वसन और श्वसन में कितना टाइम लगता है, तो जो हमारा निःश्वसन में टाइम लगता है वो लगता है, निःश्वसन यानी कि अंदर लेने में टाइम लगता है। निःश्वसन का मतलब होता है एक्सपायरेशन यानी कि अंदर लेना, अंदर लेने में मनुष्य को लगता है लगभग 2 सेकेंड। और एक्सपायरेशन यानी कि बाहर निकालना, बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं, निःश्वसन। क्या बोलते हैं? निःश्वसन। निःश्वसन के लिए टाइम लगता है लगभग 3 सेकेंड। ये टाइम होता है मनुष्य में श्वसन और निःश्वसन के लिए। इसके बाद ये था टाइम। अब इसके बाद बात करते हैं कि श्वसन की जो क्रिया विधि होती है, मनुष्य के अंदर जो श्वसन की क्रिया विधि होती है वो प्रोसेस कैसे होती है, उस प्रोसेस को अब समझते हैं। आइए देखते हैं वो प्रोसेस क्या होता है।
बात करते हैं श्वसन की क्रियाविधि की। श्वसन की क्रियाविधि। मनुष्य के अंदर श्वसन की क्रियाविधि को देखा जाए तो सबसे पहले एट फर्स्ट क्या होता है, श्वासोच्छ्वास। सबसे पहले यह क्रियाविधि होती है। इस क्रियाविधि के अंदर क्या होता है, श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत ये होता है कि वायुमंडल द्वारा फेफड़े में ऑक्सीजन जनित वायु का पहुंचना और फेफड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जनित वायु को बाहर निकालना क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास। अर्थात वायुमंडल की वायु को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड जनित वायु को क्या करना, बाहर निकालना। ऑक्सीकृत वायु अंदर लेना, अनऑक्सीकृत वायु को बाहर निकालना सिर्फ फेफड़ों तक क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास। और श्वासोच्छ्वास के अंदर ही हम लोग जानते हैं श्वासोच्छ्वास के दो प्रोसेस होते हैं, निःश्वसन और निःश्वसन। इसके बाद इसी प्रोसेस में दूसरी प्रक्रिया होती है, अगली क्रियाविधि क्या होती है, बाह्य श्वसन। अगली प्रक्रिया होती है बाह्य श्वसन। अब बाह्य श्वसन के अंदर इसमें श्वासोच्छ्वास में मैं लिखे दे रहा हूं, इसमें क्या होता है, फेफड़ों के मध्य O2 व CO2 का आवागमन यानी कि आदान प्रदान। तो आदान प्रदान को यदि एक शब्द दिया जाए तो क्या हो जाएगा, विनिमय। फेफड़ों के अंदर गैसीय विनिमय, गैसीय आदान प्रदान को क्या बोला जाता है, श्वासोच्छ्वास। और बाह्य श्वसन की यदि बात की जाए तो बाह्य श्वसन में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फेफड़ों के अंदर क्या पाए जाते हैं, जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, इस सिस्टम क्या होता है, पहले नासारंध्र, और नासारंध्र के बाद नासिका से वायु जाती है, और नासिका से वायु जाने के बाद कहाँ पहुँचती है, ग्रसनी में, और ग्रसनी के बाद कंठ में, कंठ के बाद कहाँ पहुँचती है, ट्रैकिया में अर्थात श्वास नली में। और श्वास नली क्या होती है, दो श्वसनियाँ बनाती है। वही दो श्वसनियाँ, एक श्वसनी क्या होती है, दाएँ फेफड़े में चली जाएगी, एक श्वसनी कहाँ चली जाएगी, बाएँ फेफड़े में चली जाएगी। तो प्रत्येक श्वसनी अपने तरफ के फेफड़े में जाकर के छोटी छोटी श्वसनिकाएँ बनाती हैं, और वह छोटी छोटी श्वसनिकाएँ कूपिकाओं यानी कि वायु कोशों का निर्माण करती हैं। तो इनसे हमारे अंदर जाएगी वायु, तो फेफड़ों के अंदर जाने के बाद वायु कहाँ पहुँचती, कूपिकाओं में। तो उन कूपिकाओं के मध्य, जो फेफड़े की उन कूपिकाओं के अंदर क्या होती है, वायु कोश, उनको क्या बोलते हैं, वायु कोश। तो वायु कोश के झिल्ली के मध्य और फेफड़ों के मध्य, वायु कोश की झिल्ली व फेफड़ों के मध्य CO2 व O2 का विनिमय। वायु कोश की झिल्ली व फेफड़ों के मध्य जो CO2 और O2 का विनिमय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन। इसके बाद श्वसन की अगली प्रोसेस क्या होती है, बाह्य श्वसन के बाद क्या होता है, आंतरिक अभिगमन। क्या होता है, अभिगमन। अभिगमन क्या होता है, जैसे हमने कहा देखा कि सांस हमारी कहाँ तक चली गई, पहली प्रोसेस पे कहाँ तक गई, श्वासोच्छ्वास यानी कि फेफड़ों तक गई, फेफड़ों तक आना जाना श्वासोच्छ्वास। इसके बाद फेफड़ों से वायु कोशों की झिल्ली तक पहुँचना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन। अब बाह्य श्वसन जब यानी कि वायु कोशों की झिल्ली में पहुँच जाएगी वायु, तो इसके बाद वायु कहाँ जाएगी, सीधा रक्त में पहुँच जाएगी। और रक्त क्या होता है, परिसंचरण तंत्र का मेन अंग होता है। वो क्या करता है, पूरे शरीर में दौड़ता है। जब रक्त पूरे शरीर में दौड़ता है तो जितने भी पोषक पदार्थ हैं और ऑक्सीजन है और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सभी का क्या करता है, पूरे शरीर में परिवहन करता है, निकले जाता ले जाता है। और एक चीज आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करता कौन है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो वायु कोशों में वायु जाने के बाद कहाँ पे पहुँचती है, रक्त में पहुँचती है। तो रक्त द्वारा पूरे शरीर में वायु का पहुँचना, रक्त द्वारा पूरे शरीर में वायु का पहुंचना, या रक्त द्वारा पूरे शरीर में वायु का विनिमय। विनिमय बोले तो आदान प्रदान। पहले क्या करेगा, ऑक्सीजन जनित वायु ले जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जनित लेकर आएगा, उसको क्या बोला जाएगा, अभिगमन। तो यहाँ तक प्रोसेस हो गया। वायु पहले फेफड़ों में, फेफड़ों के बाद वायु कोशों में, वायु कोशों के बाद कहाँ पहुँची, रक्त में पहुँची। और दोनों में विनिमय होगा, सिर्फ पहुँचेगी नहीं, पहुँचेगी भी और आएगी भी। विनिमय होगा यानी कि आदान प्रदान होगा, पहुँचेगी O2 वाली और आएगी CO2 वाली। और अभिगमन के बाद अगली क्रियाविधि जो होती है, अभिगमन के बाद अगली क्रियाविधि होती है
आंतरिक श्वसन। क्या होती है? आंतरिक श्वसन। अगली क्रियाविधि में होता है आंतरिक श्वसन। अब आंतरिक श्वसन के अंतर्गत क्या होता है? आंतरिक श्वसन में जो वायु होती है वो रुधिर से कहाँ पहुँचती है? ऊतकों में। रुधिर से कहाँ पहुँचती है? ऊतकों में। रुधिर व ऊतकों के मध्य, तो हम कह सकते हैं रुधिर व ऊतकों के मध्य CO2 व O2 व CO2 का विनिमय यानी कि आदान प्रदान। जब रुधिर व ऊतकों के मध्य O2 और CO2 का विनिमय होगा, आदान प्रदान होगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? आंतरिक श्वसन। और आंतरिक श्वसन के बाद लास्ट प्रोसेस होती है हमारी, अब हमारी जो वायु थी उसका आदान प्रदान कहाँ तक हो चुका है? रुधिर के माध्यम से ऊतकों तक पहुँच चुका है। अब ऊतकों के बाद एक ही चीज़ बाकी है। ऊतकों के बाद क्या होती है? शरीर की जो सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, यानी कि क्या है? कोशिका है। सिर्फ कोशिका तक पहुँचना बाकी है। तो जब यही आदान प्रदान, यही वायु कहाँ तक पहुँचती है? कोशिकाओं में पहुँच जाती है, तब उसको क्या बोला जाता है? कोशिकीय श्वसन। और कोशिकीय श्वसन के प्रोसेस में क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले इसके बाद क्या होगा? कोशिकीय श्वसन। अगले प्रोसेस पे होगा कोशिकीय श्वसन। और कोशिकीय श्वसन पे क्या होता है? कोशिकीय श्वसन में क्या होता है कि भोज्य पदार्थ कोशिका में पाया जाता है। रुधिर ही क्या करता है? कोशिका में भोज्य पदार्थ यानी कि ग्लूकोज को पहुंचाता है, और रुधिर ही क्या करता है? कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कोशिकीय श्वसन में होता क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि O2 की उपस्थिति में मनुष्य के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। यानी कि ग्लूकोज फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का क्या होता है? यानी कि पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि जारण होता है। ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं आप लोग, और जारण भी बोलते हैं, यानी कि जारण होता है। तो जब O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा यानी कि जारण होगा, तो उस प्रोसेस पे क्या होगा? दो उत्पाद बनते हैं। पहला उत्पाद क्या बनता है? पहली उत्पाद क्या बनती है? ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऊर्जा के साथ दूसरी चीज़ किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण। और ऊर्जा के साथ साथ ही CO2 का निर्माण होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। और किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होता है और CO2 का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। ऊर्जा को क्या किया जाता है? ATP के रूप में संचित किया जाता है, इसीलिए ATP को क्या बोलते हैं? ऊर्जा का सिक्का। और माइट्रोकांडिया में संचित किया जाता है। माइट्रोकांडिया इसको संचित करता है ATP के रूप में, इसीलिए माइट्रोकांडिया को पावर हाउस यानी कि कोशिका का शक्ति ग्रह बोला जाता है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा CO2 होती है इसको क्या करते हैं? हम बाहर निकाल देते हैं, और जल का भी प्रयोग हमारे शरीर के अंदर हो जाता है। तो ये प्रोसेस का होता है ऊर्जा का, किसका? कोशिकीय श्वसन का। तो मुख्य रूप से जरूरी होता है क्या? कोशिकीय श्वसन। तो ये क्या था आपका श्वसन का प्रोसेस, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है मानव के अंदर। अब श्वसन, अब कहीं भी पूछा जाए श्वसन कैसी क्रिया है, तो आप क्या बताएंगे? श्वसन एक अपचयी क्रिया है। श्वसन कैसी क्रिया है? अपचयी क्रिया है। तो अब आगे बात करते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब आगे बात करेंगे मानव के श्वसनांगों की, यानी कि मनुष्य में कौन कौन से प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं और उन श्वसन अंगों का काम क्या होता है मुख्य रूप से। ठीक है, तो बात करते हैं मनुष्य के श्वसन अंगों की। तो सबसे पहले कौन सा श्वसन अंग आता है? तो सबसे पहले आता है नासिका या नासा मार्ग। सबसे पहले कौन सा आएगा? नासिका, या बोला जाता है इसे नासा मार्ग। तो यदि हम नासिका की बात करें या नासा मार्ग की बात करें, ये पहला अंग होता है। सबसे शुरुआत यहीं से होती है श्वसन की शुरुआत। तो इसमें एक बीच में पाया जाता है नासापट। नासापट बीच में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये नासिका को दो भागों में विभाजित कर देता है।
नासापट बीच में पाया जाता है जो नासिका को दो भागों में विभाजित कर देता है। यदि नासिका की बात करें तो ये कैसे, नासिका की हड्डियों की बात की जाए यानी कि इसमें कैसी अस्थियाँ होती हैं, तो इसमें टर्बाइनल अस्थि होती हैं। कैसी होती हैं? टर्बाइनल। इसके अंदर टर्बाइनल या सर्पिल, टर्बाइनल या सर्पिल अस्थियाँ पाई जाती हैं। टर्बाइनल या सर्पिल अस्थियाँ पाई जाती हैं। अब ये जो टर्बाइनल या सर्पिल अस्थियाँ पाई जाती हैं, इनका क्या काम होता है? जैसे हम लोग समझें, अब हमारा नासापट कैसा है? नासापथ है जो यानी कि नासा मार्ग है, नासिका का जो पथ है वो पहले ऐसे जाता है, ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे होता है, यानी कि टर्बाइनल होता है, यानी कि सर्पिलाकार होता है, ऐसे टेढ़ा। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ से सांस जाने के बाद सीधा इसको नीचे जाना था, नीचे भी जा सकता है, लेकिन ऐसा पथ नहीं होता। पथ कैसा होता है? टर्बाइनल होता है, यानी कि सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार होने से क्या प्रभाव पड़ता है? सर्पिलाकार होने से इसका जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है। यदि डायरेक्ट यहाँ से हमारे सांस सीधे नस द्वारा अंदर चली जाती तो क्या होता? तो इसका जो क्षेत्रफल होता छोटा रहता, लेकिन टर्बाइनल होने के कारण इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और इसके पूरे क्षेत्रफल में क्या पाए जाते हैं? पहली बात क्या पाए जाते हैं? नासिका पे छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, और बाल के अलावा एक चीज़ और पाई जाती है। वो क्या पाई जाती है? इसमें नासा कक्ष में श्लेष्मिकाएँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पहली बात बाल, और दूसरी बात क्या पाई जाती है इसमें? श्लेष्मिकाएँ। बाल पाए जाते हैं और दूसरी बात श्लेष्मिकाएँ पाई जाती हैं। श्लेष्मिकाएँ यानी श्लेष्मिकाओं से क्या होता है? म्यूकस का श्रावण होता है, यानी श्लेष्म पदार्थ का, लिसलिसे पदार्थ का श्रावण होता है। बाल क्या काम करते हैं? बाल फिल्टर का काम करते हैं। मान लिया जाए हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के साथ बहुत सारे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया भी अंदर जाते हैं, धूल के कण भी अंदर जाते हैं। तो ये धूल के कण और बैक्टीरिया जीवाणु क्या करते हैं? ज़्यादातर बाल पे चिपक जाते हैं और अंदर नहीं जा पाते। बाल के अलावा मान लिया जाए कुछ जाएँ भी तो ये श्लेष्मिकाओं से क्या होता है? श्लेष्म का श्रावण होता है बहुत सारा। तो ये श्लेष्म का श्रावण हमारे नासिका मार्ग को पूरा लिसलिसा यानी कि चिपचिपा बना देता है। तो चिपचिपा होने के कारण दो फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या होता है? पहला फायदा कि वायु के साथ धूल कण जाएं या जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, कोई भी प्रतिजन जाए तो क्या हो जाएगा? इन श्लेष्मिकाओं में, इस म्यूकस में क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। जब इस म्यूकस में चिपक जाएगा तो चिपकने के बाद फिर सूख जाता है, फिर हम लोग इसको निकाल देते हैं। इसी म्यूकस पे चिपक जाएगा और पूरा क्षेत्रफल ऐसे है घुमावदार, तो घूमते घूमते जाएगा तो पूरे म्यूकस में चिपकता हुआ चला जाएगा, फिल्टर होती वायु चली जाएगी और श्लेष्मिका में फंसने के बाद वो क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। जैसे हम ही हैं, अगर दलदल में फंस जाएंगे तो दलदल में फंसने के बाद आगे नहीं निकल पाएंगे। सेम टू सेम कंडीशन वैसे ही होती है। यहाँ पे श्लेष्मिकाओं से म्यूकस का स्राव होता है, यानी कि तरल पदार्थ का स्राव होता है। तरल पदार्थ पूरे नासा मार्ग को चिकना बना देता है और चिकना होने के कारण जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया या धूल के कण इसमें चिपक जाते हैं और अचल हो जाते हैं, आगे जा नहीं पाते। पहला फायदा बाल का भी ये फायदा है। और दूसरा फायदा क्या होता है? मान लिया जाए वायुमंडल की वायु गर्म है, वायुमंडल की वायु गर्म है और सीधा गर्म वायु हमारे फेफड़ों पे पहुंचेगी, फेफड़ों द्वारा वायु कोषों में पहुंचेगी तो वायु कोषों की झिल्लियां फट सकती हैं, बहुत सारी हानियां हो सकती हैं। लेकिन इस नासा मार्ग में म्यूकस होने के कारण या चिपचिपा होने के कारण क्या होता है कि जो भी वायुमंडल से हम वायु लेंगे, जैसे कैसी भी वायु लेंगे, वो जाते जाते क्या हो जाएगी? उस वायु को ही शरीर के ताप के बराबर हो कर देगी। चाहे जितना भी तापमान हो, उस वायु का जो लेते हैं हम, वो वायु जाते जाते नासा मार्ग से धीरे धीरे नम हो जाएगी, अर्थात शरीर के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगी। ये सिस्टम होता है। ये फायदे किसके होते हैं? नासिका के होते हैं। अब इसके बाद नासिका से एक चीज़ और आपको देखनी है। एक क्वेश्चन और आता है कि जो नासिका से हमको क्या होता है? घ्राण ज्ञान होता है। घ्राण ज्ञान बोले तो सूंघने की शक्ति। नासिका से नासिका में ऐसा क्या पदार्थ होता है जिसके कारण हमको घ्राण ज्ञान मिलता है, यानी कि सूंघने की शक्ति मिलती है? उस पदार्थ का नाम भी आपसे पूछा जाता है। तो तीसरी बात नोट कर लीजिएगा। पहली बात हो गई बाल, दूसरी बात हो गई श्लेष्मिकाएँ, और एक तीसरी बात क्या हो गई? टर्बाइनल यानी कि सर्पिलाकार अस्थियाँ। यदि चौथी बात की मैं बात करूँ तो चौथी बात होता है हमारे नासिका में उपस्थित होता है क्या? लिख लीजिएगा कि नासिका में उपस्थित स्निडेरियम। किसके कारण? स्निडेरियन। नासिका में उपस्थित स्निडेरियन के कारण
नासिका में उपस्थित स्निडेरियन के कारण हमें घ्राण ज्ञान होता है। घ्राण ज्ञान मतलब सूंघने की शक्ति आती है, सूंघने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये 4 बातें नासिका से इम्पॉर्टेंट हैं। टर्बाइनल अस्थि का होना, बालों का होना, श्लेष्मिकाओं का होना और नासिका में उपस्थित स्लेनिडेरियन के कारण क्या होता है, हमें घ्राण ज्ञान होता है। ये स्लेनिडेरियन क्या करते हैं, हमारे घ्राण ज्ञान यानी कि सूंघने की शक्ति में सहयोग प्रदान करती है। तो यहाँ से खत्म होता है पहला अंग नासिका। और नासिका के बाद अगले अंग की बात करें तो अगला अंग क्या होता है, ग्रसनी, फायरिक्स, यानी क्या होता है, ग्रसनी। दूसरा अंग मनुष्य में क्या होता है, श्वसन का, ग्रसनी। यदि ग्रसनी की बात की जाए तो जो ग्रसनी होती है ये वायु और भोजन दोनों का संयुक्त मार्ग होती है। ग्रसनी यहाँ पे पाई जाती है कंठ के पहले। ग्रसनी में क्या होता है, वायु नाल भी होती है और भोजन नाल भी, इसको दोनों बोला जाता है क्योंकि इसके द्वारा वायु भी अंदर जाती है और इसी के द्वारा क्या होता है, भोजन भी अंदर जाता है। इसलिए ग्रसनी पे आप लोग इतना जरूर याद रख लीजिएगा कि ये क्या है, वायु एवं भोजन, वायु एवं भोजन का मिश्रित मार्ग। जो हमारी ग्रसनी है वो वायु एवं भोजन का मिश्रित मार्ग है। अब किस प्रकार वायु जाएगी, किस प्रकार भोजन जाएगा, ये प्रोसेस कैसे होता है, तो ग्रसनी में पाया जाता है एपिकार्डिस। एपिकार्डिस क्या करता है, जैसे यह ग्रसनी होती है तो एपिकार्डिस का काम क्या होता है कि जब हमारे अंदर भोजन जाता है तो वायु के छिद्र को बंद कर देता है और जब वायु जा रही होती है तो भोजन के छिद्र को बंद करता है। तो ये एपिकार्डिस का काम होता है। सिस्टम यही होता है कि जब मान लिया जाए यहाँ से है ये 2, इसमें से 2 निकल रही हैं तो मान लिया जाए एक बार इसको बंद करेगा फिर एक बार इसको बंद करेगा। वायु के समय में भोजन को बंद करेगा और भोजन के समय में वायु को बंद कर देगा। ये सिस्टम होता है एपिकार्डिस का। ये कहाँ पाया जाता है, ग्रसनी में पाया जाता है। इसीलिए जब कभी भी हम अगर भोजन निगल रहे होते हैं, भोजन अंदर ले जा रहे होते हैं, उस समय हम वायु को अंदर नहीं ले जा सकते। उस क्षण 1 सेकंड के लिए, जिस क्षण किस समय चबाते समय तो नहीं, लेकिन जिस समय हम निगल रहे हैं यानी कि अंदर ले जा रहे हैं, अंदर ले जाते समय हम सांस नहीं ले सकते क्योंकि उस समय ये एपिकार्डिस उस ढक्कन को बंद कर देता है, जिससे क्या हो, श्वास नली में यानी कि श्वास के रास्ते पर भोजन ना पहुंच जाए। अब बाय द वे पहुंचता कब है, अगर हम बात कर रहे हैं, बात करते करते हमारा दिमाग, हमारा पूरा कॉन्शियस माइंड किस पे है, बात करने में। हम बात भी कर रहे हैं और भोजन भी कर रहे हैं। अब बात भी कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं तो एपिकार्डियस जो हमारा होता है मस्तिष्क से पूछेगा कि कौन सा, ये पूरा कंट्रोलिंग शरीर का कहाँ से होता है, मस्तिष्क से होता है। तो तुरंत एपिकार्डियस सूचना मांगेगा मस्तिष्क से कौन सा ढक्कन बंद करना है, लेकिन उस समय हमारा मस्तिष्क किस चीज़ में बिजी होगा, उस समय हमारा पूरा मस्तिष्क, हमारा कॉन्शियस ऑफ माइंड किस पे होगा, बात करने में होगा। तो भोजन भी कर रहे होंगे, बात कर भी कर रहे होंगे, तो उस समय क्या होगा, एपिकार्डियस ढक्कन इधर उधर सही से नहीं बंद हो जाएगा। उस समय होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, भोजन के कण भी हमारे वायु मार्ग पे चले जाते हैं। तो जब भोजन के कण हमारे वायु मार्ग में चलते हैं तो तुरंत हमें हमारे मस्तिष्क को सूचना मिलती है कि बताओ भोजन के कण क्या हो गए, वायु मार्ग में पहुंच गए। तो जब भोजन के कण वायु मार्ग में पहुंच जाएंगे तब मस्तिष्क तुरंत सूचना किसको करेगा, डायफ्राम को करेगा। डायफ्राम क्या होता है, फेफड़ों को नीचे होता है। मैंने बताया था कि डायफ्राम के द्वारा ही हम क्या करते हैं, सांस को, डायफ्राम की मदद से हम सांस खींचते हैं और डायफ्राम की मदद से हम सांस छोड़ते हैं। और जैसे ही मान लिया जाए भोजन गलत रास्ते पर चला गया, यानी कि कहाँ चला गया, वायु मार्ग में चला गया, तो मस्तिष्क तुरंत सूचना देगा डायफ्राम को। और डायफ्राम ऐसे बना होता है जो तेजी से फेफड़े पे झटका मारेगा। तो जब झटका मारेगा तो हमें या छींक आएगी या खांसी आएगी और उस तेजी से झटके से क्या होगा, भोजन का कण जो होगा वो नाक द्वारा या मुंह द्वारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस पे आप याद रखने कि इसमें एपिकार्डिस ढक्कन होता है, घाटी द्वार ढक्कन होता है। वो ढक्कन क्या कर देता है, जिस समय भोजन जाए उस समय वायु मार्ग को बंद करता है, जिस समय वायु जाए उस समय भोजन मार्ग को बंद करता है। और ग्रसनी को क्या बोला जाता है, वायु एवं भोजन का मिश्रित मार्ग। अब ग्रसनी के बाद अगर हम अगले अंग पे चलें तो अगला अंग होता है हमारा क्या, वायुनाल। तीसरा अंग मनुष्य में क्या होता है, वायुनाल। नासिका, फिर ग्रसनी के बाद क्या होता है, वायुनाल। अब वायुनाल को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से भी भागों में, पहला भाग होता है वायुनाल का कंठ। पहला भाग होता है कंठ, और कंठ को बोला जाता है स्वर यंत्र। कंठ को क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र, क्योंकि स्वर का उत्पादन
जो हम लोग बोलते हैं यानी कि स्वर, इसका उत्पादन कहाँ होता है? कंठ के ही माध्यम से होता है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ध्वनि का उत्पादन कहाँ से होता है? कंपन से होता है। तो जब हमारे कंठ पे कंपन होता है तो उसी समय क्या होता है? स्वर का उत्पादन होता है। कभी भी आप चेक करिएगा, जब आप बोलेंगे तब आपके क्या होगा? कंठ में कंपन होता रहेगा। तो कंपन से ही चूंकि ध्वनि का उत्पादन होता है, और ध्वनि का उत्पादन कौन करता है शरीर में? तो कंठ करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कंठ को स्वर यंत्र। और दूसरा क्या, वायुनाल का दूसरा भाग क्या होता है? तो वायुनाल का दूसरा भाग ट्रैकिया यानी कि श्वास नली होती है। ट्रैकिया यानी कि श्वास नली होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंठ की। कंठ से आप लोगों को 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है कि कंठ को स्वर यंत्र बोलते हैं, और इससे क्या होता है? ध्वनि का यानी कि स्वर का उत्पादन होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ग्रसनी के नीचे। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, कंठ में एक उभरा हुआ भाग मनुष्यों पे आपने देखा होगा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं टेटुआ। क्या बोलते हैं? टेटुआ यानी कि एडम एप्पल्स। कंठ में टेटुआ पाया जाता है। टेटुआ को अंग्रेजी में बोलते हैं एडम एप्पल। एडम एप्पल की खास बात यह होती है कि जो एडम एप्पल होता है ये सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है, यानी कि नर में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता। एडम एप्पल हमेशा कहाँ पाया जाएगा? नर में पाया जाएगा, महिलाओं पे यानी कि मादा पे नहीं। कंठ स्वर यंत्र है। स्वर यंत्र के अंदर क्या होता है? टेटुआ होता है। टेटुआ का मतलब उभरा हुआ भाग जो कुछ निकला रहता है, ये सिर्फ नर में पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता। इसीलिए जो नर की आवाज़ होती है वो क्या होती है? भारी होती है। और मादा में एडम एप्पल नहीं पाया जाता, यानी कि टेटुआ नहीं पाया जाता। इसलिए जो मादा की आवाज़ अर्थात महिलाओं की आवाज़ क्या होती है? पतली होती है। ये बात कहाँ से हुई? कंठ से बात हुई। अब बात करते हैं श्वास नली की अर्थात ट्रैकिया की। श्वास नली की यदि बात की जाए तो श्वास नली की लंबाई भी कभी कभी पूछी जाती है। तो जो हमारी श्वास नली होती है इसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। हमारी श्वास नली 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और यदि चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ी कितनी होती है? तो 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। श्वास नली मतलब जिससे क्या होती है? वायु जाती है। तो श्वास नली की लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 2 से 5 सेंटीमीटर क्या होती है? चौड़ी होती है। अब इसके बाद एक चीज़ और है कि मान लिया जाए हम श्वास लेते हैं, लेने के बाद छोड़ देते हैं, तो ऐसी भी संभावना हो सकती है कि छोड़ने के बाद हमारी श्वास नली क्या हो जाए? चिपक जाए। हमने छोड़ दिया तो पूरी वायु गायब हो गई। जैसे पाइप से पूरी हवा निकाल दिया जाता है तो पाइप क्या होता है? चिपक जाता है। पाइप पे आपने श्वास नली एक पाइप की तरह होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है? चौड़ी होती है। सेम टू सेम कैसे होती है? जैसे एक पाइप होता है। अब पाइप से अगर हम पूरी तरीके से वायु को निकाल दें तो पाइप क्या हो जाता है? आपस में चिपक जाता है। और अगर पाइप आपस में चिपक जाए तो दोबारा वायु जाने के लिए जब प्रेशर देंगे तभी जाएगी, अन्यथा आराम से वायु नहीं जाएगी। तो ये समस्या आ सकती है। इसीलिए जो हमारी श्वास नली होती है वो कुछ इस आकार की बनी होती है, ऐसे बनी होती है। बनने के बाद इसमें छोटी छोटी उपास्थि लगी होती है जिसको बोलते हैं कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। ऐसे ऐसे छोटी छोटी अस्थियां नहीं उपास्थियां होती हैं। क्या होती हैं? उपास्थियां। सी आकार की उपास्थि होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। कार्टेक्स सी आकार की उपास्थि यानी कि कार्टेक्स सी आकार की उपास्थि। सी आकार की उपास्थि लगी होती है, यानी कि याद रखिएगा जो कार्टेक्स लगी होती है यानी कि सी आकार की उपास्थि लगी होती है, यही उपास्थि क्या करती है? श्वास नली को कभी चिपकने नहीं देती। यह पूरा एक काम करता है। क्या करता है? यहाँ ऐसे ऐसे लगा होता है तो लगने से क्या होता है? कभी चिपकती नहीं है। क्या करती? कार्टेक्स क्या करती है? उपास्थि यानी कि कार्टेक्स देती है सहारा, जिससे श्वास नली कभी चिपकती नहीं है। अब आगे बात करते हैं श्वास नली की। आगे की बात, श्वास नली से क्या बनती हैं? श्वसनी बनती हैं। श्वसनी से श्वसनिकाएँ बनती हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं इसको मेटता हूँ।
ये होता है हमारा क्या, फिगर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिगर सिर्फ आपके समझने के लिए है। ये क्या होता है हमारा कंठ होता है, ये क्या है हमारा कंठ, और कंठ के बाद ऐसे निकलती है क्या, श्वास नली। क्या निकलती है, श्वास नली। टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो दिक्कत नहीं, सिर्फ आपके समझने के लिए फिगर है। ये है श्वास नली, और हम जानते हैं कि श्वास नली पे क्या लगे होते हैं, कार्टेक्स लगे होते हैं ऐसे ऐसे, जो श्वास नली को क्या कर देते हैं, चिपकने नहीं देते। इसके बाद यही श्वास नली आगे जा कर के दो श्वसनियाओं में बैठ जाती है। तो दो श्वसनियाएँ क्या करती हैं, दाईं श्वसनी दाएं फेफड़े में और बाईं श्वसनी बाएं फेफड़े में पहुंच जाती है। ये सिस्टम होता है, दाईं श्वसनी दाएं फेफड़े में और बाईं श्वसनी बाएं फेफड़े में पहुंच जाती है। ये हो गई हमारी श्वास नली, श्वास नली, और ये क्या है, दोनों श्वसनी हैं। एक दाईं श्वसनी हो गई, एक क्या हो गई, बाईं श्वसनी। ये सिस्टम होता है, दाईं श्वसनी दाएं फेफड़े की तरफ चली जाएगी, बाईं श्वसनी बाएं फेफड़े की तरफ जाएगी। और अपनी अपनी मान लिया जाए, मैं ऐसे बनाता हूँ इस पे फेफड़ा, मान लिया जाए अपने अपने तरफ के फेफड़ों में पहुँच करने के बाद ये क्या करेगी, छोटी छोटी श्वसनिकाओं का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, छोटी छोटी श्वसनिकाओं का निर्माण करेगी। ऐसे ऐसे इसके द्वारा क्या होंगी, छोटी छोटी श्वसनिकाओं का निर्माण होगा। अब जैसा कि एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, जो हमारा फेफड़ा होता है, अभी इसके बाद फेफड़ा हम पढ़ेंगे, तो जो हमारा फेफड़ा होता है, दाहिना फेफड़ा कुछ बड़ा होता है और बायां फेफड़ा कुछ छोटा होता है। तो जो ये अपने अपने तरफ फेफड़ों की तरफ जा करके श्वास नली क्या करती है, श्वसनी क्या करती है, श्वसनिकाओं का निर्माण करती है। और वही श्वसनिकाएँ छोटे छोटे कूपिकाओं का निर्माण करती हैं, यानी कि किसका निर्माण करती हैं, वायु कोष्ठकों का निर्माण करते हैं। ये कूपिकाएँ अर्थात इनको क्या बोला जाता है, वायु कोष्ठक। कूपिकाएँ या इनको बोला जाता है वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक क्या करते हैं, इन्हीं वायु कोष्ठकों में क्या होता है, हमारी वायु भर जाती है। अब कुछ बैक्टीरिया जैसे इन्फ्लुएंजा का संक्रमण हो गया या कोरोना का संक्रमण हो गया, जितने श्वास संबंधी रोग होते हैं इसी कारण होते हैं, उनका संक्रमण कहाँ होता है, सीधा हमारे ये जो कूपिकाएँ होती हैं, यानी कि वायु कोष होते हैं, छोटे छोटे छल्ले के रूप में होते हैं, इसी में संक्रमण होता है। इसमें होता क्या है, श्वसन जनित श्वास जनित रोगों में इन कूपिकाओं में यानी कि इन छल्लों में क्या भर जाता है, लिक्विड भर जाता है। बहुत सारे रोगों की वजह से इनमें जब लिक्विड भर जाता है, तो लिक्विड भरने से क्या होता है, इनमें जगह नहीं रह जाती। जब जगह नहीं होती तो हमारी फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है। अर्थात क्या होते हैं, हम जब सांस खींचते हैं और खींचते हैं तो इस पे जगह नहीं रहती। जब जगह नहीं रहती तो ज़्यादा खींच नहीं सकते, और खींचेंगे तुरंत क्या हो जाएगी, लौटने लगेगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दम की बीमारी बोलते हैं, दमा बोलते हैं। बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब यहाँ पे लिक्विड भर जाएगा, जब इस पे लिक्विड भर जाएगा तो ज़्यादा मात्रा में सांस अंदर नहीं जाएगी। अब हम कोई मेहनत का काम करते हैं, जब हम मेहनत का काम करेंगे देन क्या होगा, जब मेहनत का काम करेंगे तब हमको क्या होता है, ज़्यादा सांस की आवश्यकता होती है, उस समय ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है अंदर कोशिकाओं को। लेकिन ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो हम ज़्यादा खींचते हैं, लेकिन ज़्यादा खींचते हैं तो यहाँ पे जगह नहीं होती। जो जगह नहीं होती तो तुरंत सांस वापस आने लगती है। उसी को क्या बोलते हैं, दम फूलना, दम फूला करती है। तो ये सब श्वास संबंधी रोगों में क्या होता है, आप लोग याद रखिएगा। श्वास संबंधी रोगों में जो हमारी कूपिकाएँ होती हैं, यानी कि क्या होते हैं, जो वायु कोष्ठक हैं, इनमें लिक्विड भर जाता है, इस पर जगह ज़्यादा नहीं बचती है। यहाँ जितने भी श्वास संबंधी रोग हैं, यानी कि विषाणु जीवाणु हैं, उनका सबका संक्रमण कहाँ होता है, कोशिकाओं में, यानी कि जिसपे वायु स्टोर होती है। अब अगर बात की जाए कि एक बार में हम कितनी वायु खींचते हैं, जो मनुष्य होता है एक बार में कितनी वायु खींच सकता है और कितनी क्षमता होती है, तो हम एक बार में खींचते हैं 500 ml वायु। 500 ml का मतलब है आधा लीटर। एक बोतल लिया जाए 500 ml, और 500 ml के बोतल में जितनी वायु एक बार में भर जाती है उतनी ही वायु हम एक बार में खींचा करते हैं। 500 ml में जितनी भरी होती है बोतल पे उतनी ही वायु हम एक बार में खींचते हैं और छोड़ते हैं। और यदि क्षमता की बात की जाए, हम खींचते कितने हैं, 500 ml वायु हमारे अंदर हम खींचते हैं। एक बार की सांस लेने में 500 ml वायु क्या करते हैं, खींचते हैं। लेकिन अगर पूरे फेफड़े की क्षमता की बात की जाए कि इतना हम खींच सकते हैं, इकट्ठा कितना हो सकता है, तो इकट्ठा कितना हो सकता है, 6000 ml। कितना इकट्ठा हो सकता है, 6000 ml। यानी कि 6 लीटर का पात्र लिया जाए, 6 लीटर के पात्र में जितनी वायु होगी उतनी हमारे फेफड़ों के अंदर क्षमता होती है। 6000 ml क्या है, हमारे फेफड़ों की क्षमता। 6000 ml क्या है, हमारे क्षमता है किसकी, फेफड़ों की।
6000 ml तक हम फेफड़ों पे क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, वायु को स्टोर कर सकते हैं। चूंकि एक बार में यदि पूछा जाए कितनी खींचते हैं तो 500 ml खींचते हैं, 500 ml छोड़ते हैं। इतना क्लियर है। तो आगे चलते हैं। तो ये हुआ किससे संबंधित, श्वसनी और श्वास नली और श्वसनिकाओं और कूपिकाओं के बारे में बातें थी। अब आगे हम बात करेंगे अगला अंग, जो मेन अंग होता है श्वसन के लिए मेन अंग होता है, और श्वसन का लिए मुख्य पार्ट क्या होता है, मुख्य पार्ट होते हैं फेफड़े यानी कि लंग्स। अब क्या किसके बारे में बात करेंगे हम, लंग्स के बारे में। चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग अर्थात फेफड़ों की। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि मनुष्य में फेफड़े दो पाए जाते हैं जो वक्ष गुहा पर स्थित होते हैं। वक्ष गुहा का पूरा स्थान क्या होता है, फेफड़े घेरे रहते हैं। और एक चीज़ आप जरूर जानिएगा, जो हमारा बायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा छोटा होता है, और जो दायां फेफड़ा होता है वो क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। और फेफड़े होते क्या हैं, एक बड़े शंकु के आकार की कैसी संरचनाएं होती हैं, शंकु के आकार की संरचनाएं होती हैं। फेफड़े जो होते हैं हमारे शंकु के आकार के एक जोड़ी होते हैं, जो हृदय के दोनों ओर वक्ष गुहा में शंकु के आकार के होते हैं। हृदय के दोनों ओर वक्ष, यहाँ पे बीच पे क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। मैं ऐसे बनाए दे रहा हूँ, बीच में क्या होता है, हार्ट होता है। तो हृदय के दोनों ओर वक्ष गुहा में क्या होते हैं, फेफड़े उपस्थित होते हैं। अब बात की जाए फेफड़ों का रंग कैसा होता है, तो हमारे फेफड़े कभी कभी पूछ लिया जाता है फेफड़ों का रंग कैसा होता है। आकार होता है शंकु के आकार का, और जो रंग होता है फेफड़ों का तो कैसे रंग के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं। हमारे फेफड़े गुलाबी रंग के पाए जाते हैं, और इनमें ये कोमल भी होते हैं। ये अत्यंत, जो हमारे फेफड़े हैं ये अत्यंत कोमल है, गुलाबी रंग के हैं, वक्ष गुहा पे अंदर होते हैं, दो पाए जाते हैं। और किस आधार पे होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं। और ये अति कोमल सघन, पहली बात क्या होंगे, कोमल होंगे, सघन होंगे, और कैसा रहेंगे, स्पंजाकार रहेंगे। यानी कि स्पंज मतलब जी, यानी स्पंज जानते हैं, जैसे सुक्ता उक्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पंजाकार होते हैं। और ये क्या होते हैं, कोई भी फेफड़ा जो होता है वो फुसफुस गुहा में बंद होते हैं। दोनों फेफड़ों की बात की जाए तो इन दोनों फेफड़ों में क्या हो जाएगा, फुसफुस गुहा पाई जाती है। दोनों फेफड़े फुसफुस गुहा के अंदर बंद होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे फेफड़े होते हैं वो फुसफुस गुहा यानी कि फुसफुसा आवरण से, फुसफुस आवरण, फुसफुस का जो आवरण होता है उसको क्या बोलता है, फुसफुसा आवरण। दोनों फेफड़े फुसफुसा आवरण से ढके होते हैं, यानी कि फुसफुस गुहा के अंदर बंद होते हैं। यानी कि इसके प्रत्येक, इसके चारों ओर, फेफड़ों के चारों ओर क्या पाया जाता है, फुसफुसा वरण। फेफड़ों के चारों ओर फुसफुसा वरण पाया जाता है। फेफड़े दोनों इसी के अंदर पैक्ड होते हैं, यानी कि बंद होते हैं। और इस फुसफुसा वरण के अंदर एक लसदार, इस फुसफुसा वरण के अंदर क्या होता है, लसदार चिपचिपा द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है, लसदार चिपचिपा द्रव्य, लिक्विड। इस फुसफुसा वर्ण के अंदर लसदार चिपचिपा लिक्विड भरा होता है, यानी कि चिपचिपा द्रव्य भरा होता है। इस चिपचिपा द्रव्य का काम क्या होता है, चूंकि ये लसदार होता है और चिपचिपा होता है, तो इसका काम क्या होता है, जब हम वायु खींचते हैं और छोड़ते हैं, खींचते हैं छोड़ते हैं, तो उस समय घर्षण की प्रक्रिया ना हो पाए, यानी कि एक दूसरे वायु कूपिकाओं और अन्य अंगों के मध्य घर्षण, खींचने छोड़ने, वायु के आने जाने में इनके फेफड़े के अंदर के कोमलांगों में घर्षण की प्रक्रिया ना होने पाए, इसीलिए ये फुसफुसा आवरण यानी कि लसदार द्रव्य भरा होता है। जैसे क्या होता है कि जब हमें साइकिल चलानी होती है तो साइकिल के छर्रों के बीच में ग्रीस भर दी जाती है। ग्रीस क्यों भर दिए जाते हैं, उस ग्रीस से घर्षण की प्रक्रिया नहीं हो पाती। जब घर्षण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो छर्रे जो होते हैं घिसते नहीं, उसीलिए वायु के आने जाने में घर्षण की प्रक्रिया ना हो जाए, इसीलिए इसमें फुसफुसा आवरण के अंदर क्या होता है, लसलसार चिपचिपा द्रव्य भरा होता है। पहला काम घर्षण के लिए। दूसरा काम इस चिपचिपे द्रव्य का काम क्या है, दूसरा काम है इस चिपचिपे द्रव्य का कि मान लिया जाए कोई बाहरी आघात होता है हमारे हृदय पे, यानी कि हमारे फेफड़े पर कोई बाहरी आघात होता है, तो फेफड़े की बाहरी आघात से सुरक्षा करना भी किसका होता है, इस फुसफुसा आवरण का। इस फुसफुसा आवरण के अंदर भरे चिपचिपे द्रव्य का काम होता है। ठीक है, पहली बात आप जानिए कि कोमल सघन स्पंजाकार फेफड़ा संरचनाएं हैं, दो पाए जाएंगे। क्या होगा, बायां थोड़ा बड़ा रहेगा, दायां छोटा रहेगा, और शंकु के आकार के होते हैं फेफड़े, वक्ष गुहा में पाए जाते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, ये फुसफुसा आवरण से ढके होते हैं। फुसफुसा आवरण के अंदर क्या होता है, लसदार चिपचिपा द्रव्य होता है, जो करता क्या है, घर्षण से बचाता है। और क्या करता है, घर्षण से बचाने के साथ साथ बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है।
और नम बनाए रहता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें घर्षण नहीं होता। इसके बाद फेफड़े में क्या होता है, फेफड़े में जहाँ पे प्राथमिक श्वसनी यानी कि बाईं श्वसनी या दाईं श्वसनी, श्वसनी से क्या बनती है, श्वसनिकाएं बनती हैं। फेफड़े से जहाँ प्राथमिक श्वसनी का प्रवेश होता है, जहाँ से ये इसको बात की जाए, फेफड़े से जहाँ पर क्या होता है, प्राथमिक श्वसनी का प्रवेश फेफड़ों में होता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं। अगर मैं इस स्थान की चर्चा करूं तो इस स्थान को बोलते हैं नाभिका। यदि पूछा जाए नाभिका किसे कहते हैं, तो फेफड़े से जो प्राथमिक श्वसनी का प्रवेश होता है, जहाँ से जो हमारी श्वसनी होती है फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं। और इसी स्थान पर नाभिका में ही क्या होता है, रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां और क्या, तंत्रिकाएं। रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां और तंत्रिकाएं, यहां पे मैं बनाए दे रहा हूं क्या क्या, रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, लसिका भी परिवहन तंत्र होता है, रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां और क्या होती हैं, तंत्रिकाएं। रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां और तंत्रिकाएं कहाँ से, यहीं से प्रवेश करती हैं। कहाँ से, नाभिका से, यहीं से प्रवेश करती हैं। कहाँ पे प्रवेश करती हैं, फेफड़ों में। नाभिका किसे बोलते हैं, जहाँ से प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों के अंदर जाती है और यहीं से रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां और तंत्रिकाएं कहाँ पे प्रवेश करती हैं, फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती हैं। और जो श्वसनिकाएं होती हैं, जो हमारी श्वसनिका होती है, अंदर जाने के बाद 6 भागों में विभाजित होती है। जो श्वसनिका है, क्या है श्वसनिका अंदर जाने के बाद 6 भागों में विभाजित होती है। यहाँ जाने के बाद कितने भागों में विभाजित हो जाती है, अगर पूछा जाए श्वसनिका अंदर जाने के बाद कितने भागों में विभाजित होती है, तो 6 भागों में विभाजित होती है। 6 भागों में विभाजित होती है। 6 भागों में विभाजित होकर के श्वसनिकाओं के निर्माण करेगी। ये जो क्या होती है, हमारी श्वसनी होती है, ये श्वसनी अंदर जाती है, श्वसनी अंदर जाने के बाद 6 भागों में विभाजित करेगी, श्वसनिकाओं का निर्माण करेगी। या हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्राथमिक श्वसनिका अंदर जाने के बाद 6 भागों में विभाजित होकर के द्वितीयक श्वसनिकाएं बनाती हैं, और द्वितीयक के बाद क्या बनती हैं, तृतीयक श्वसनिकाएं बनती हैं। तो 6 भागों में विभाजित होती है, 6 भागों में विभाजित होती है। और इसके बाद इस विभाजित होते होते कितनी बार विभाजित हो जाएगी, जब यही श्वसनिका 24 से 25 बार विभाजित हो जाएगी। जब जो हमारी श्वसनिका है यही 24 से 25 बार विभाजित हो जाएगी, तब ये क्या बनाएगी, 24 से 25 बार विभाजित होकर के 24 से 25 बार विभाजित होकर के ये जो हमारी श्वसनिका है क्या बनाती, वायु कोष्ठक बनाती है। विभाजित होकर के श्वसनिका वायु कोष्ठक का निर्माण करती है। वायु कोष्ठक का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी श्वसनिका है 24 से 25 बार जब विभाजित हो जाएगी, तब किसका निर्माण करेगी, वायु कोष्ठक का निर्माण करती है। अब इसके बाद दूसरी बात भी पूछी जा सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि हमारे शरीर के अंदर यानी कि हमारे फेफड़े के अंदर कितने वायु कोष्ठक होते हैं। तो हमारे फेफड़े के अंदर कितने वायु कोष्ठक होते हैं, 15 करोड़। याद रखिएगा ये फैक्ट, लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक हमारे फेफड़े के अंदर पाए जाते हैं। कितने करोड़, 15 करोड़। 15 करोड़ वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। इन्हीं 15 करोड़ वायु कोष्ठकों की सहायता से हम एक बार में 6000 ml यानी कि 6 लीटर का जितना पात्र होता है उतनी वायु अपने फेफड़ों में स्टोर कर लेते हैं, और उस समय हमारा फेफड़ा फूल आता है। जब इसको इंक्रीज कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो उस समय फिर से सामान्य अवस्था पे हमारा फेफड़ा आ जाता है। तो फेफड़े से संबंधित इतनी बातें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा पहली बात क्या है, 2 फेफड़े और बस सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद लास्ट में ज़रूर याद रखिएगा कि जो हमारे वायु कोष्ठक हैं वो 24-25 बार श्वसनिकाएं विभाजित होकर वायु कोष्ठकों का निर्माण करेंगी, और 15 करोड़ वायु कोष्ठक हमारे फेफड़ों के अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं 15 करोड़ को वायु कोष्ठकों के अंदर हम कितनी 6000 ml वायु को स्टोर कर सकते हैं। तो जिस प्रकार एक जटिल वृक्ष होता है, उसमें क्या होता है, पहले डालें और डालों से फिर डालें, फिर उन डालों से फिर छोटी टहनियाँ, फिर उन छोटी टहनियों से फिर छोटी टहनियाँ, फिर उन छोटी टहनियों से फिर छोटी टहनियाँ। वैसे ही क्या होता है, वैसे ही जटिल वृक्ष के समान ये संरचना बनती है। कैसी संरचना बनती है, जटिल वृक्ष के समान। ये फेफड़े के अंदर जो संरचना बनती है ये कैसे, ये देखिए आप जैसे देख सकते हैं, तो इसमें कैसी संरचना बनती है, जटिल वृक्ष के समान संरचना बनती है। जटिल वृक्ष के समान संरचना बनती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं,
जटिल वृक्ष के समान संरचना बनती है। तो जटिल वृक्ष की समान संरचना बनने के कारण हम इसे क्या बोलते हैं, इसे श्वसनीय वृक्ष भी कहा जाता है। फेफड़े को या फेफड़े के अंदर के भाग को क्या बोला जाता है, इस पूरे भाग को क्या बोला जाता है, श्वसनीय वृक्ष। क्या बोला जाता है, श्वसनीय वृक्ष। श्वसनीय वृक्ष क्यों बोला जाता है, क्योंकि जिस प्रकार वृक्षों में डालों से टहनियाँ, टहनियों से और टहनियाँ, और टहनियाँ, और टहनियाँ, फिर पत्तियों का निर्माण सेम टू सेम वैसे ही होता है। श्वसनिकाएँ, प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीयक श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिका, कूपिकाएँ, वायु कोष्ठक ऐसे होता है। तो पूरा एक जटिल वृक्ष के समान संरचना बनती है, इसलिए हम इसको एक और नाम देते हैं, जो नाम क्या होता है, श्वसनीय वृक्ष। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब इससे एक बात और एक अंग ही शेष रहता है, वो क्या है, वक्ष गुहा या डायफ्राम। यहाँ पे होता है वक्ष गुहा या डायफ्राम, इसको बोलते हैं डायफ्राम। और मैंने आपको डायफ्राम के बारे में बताया था कि कहीं यदि लास्ट अंग यही है, वो श्वसन का कौन सा अंग है, डायफ्राम। डायफ्राम के बारे में मैंने बताया था कि हमारे फेफड़ों के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो सांस को खींच सके और सांस को छोड़ सके। सांस को खींचना और छोड़ना नीचे डायफ्राम होता है, वो मदद करता है। डायफ्राम क्या करता है, फेफड़े को धक्का देता है और मदद करता है खींचने और छोड़ने में, पहली चीज़ डायफ्राम से। और दूसरी चीज़ डायफ्राम से क्या है कि मान लिया जाए कभी भोजन गलत रास्ते पर चला जाता है, तो झटका मारने के लिए, यानी झटका मारकर भोजन को बाहर निकालना भी किसका काम होता है, डायफ्राम का काम होता है। और जो डायफ्राम होता है वो एक बड़ी खोखली गुहा के रूप में होता है, जो दो छोटी फुसफुसी गुहाओं में विभाजित होता है। तो डायफ्राम में पसलियाँ होती हैं। डायफ्राम क्या होता है, एक पतली पेशी पट द्वारा पतली पेशी पट द्वारा पूरी तरह से बंद रहता है, इसी को क्या बोला जाता है, डायफ्राम। तो यहाँ तक हमने देखा मनुष्य के श्वसन तंत्रों के बारे में, यानी कि श्वसन अंगों के बारे में। मनुष्य के श्वसन तंत्र में कौन कौन से, चूंकि तंत्र है श्वसन तो बहुत सारे अंग भाग लेंगे, तो मनुष्य के श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग है, हमने इसको देखा। अब आगे देखते हैं कि मान लिया जाए मनुष्य क्या करते हैं, जब जहाँ पे बहुत पहाड़ों पर ऊपर जाना होता है तो सिलेंडर लेके जाया जाता है, और बहुत नीचे गोताखोर सिलेंडर लेके जाते हैं। 3 सिलेंडरों में कौन सी गैस भरी होती है और क्यों भरी होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं सिलेंडरों में ऑक्सीजन होती है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होती। कारण यह है क्योंकि जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर सभी सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं लेता है सामान्य अवस्था में वातावरण में, जितनी गैसें हैं सबको एक साथ लेता है। तो सिर्फ ऑक्सीजन को लेने की आदत हमारे शरीर के पास नहीं होती। तो जो सिलेंडर दिए जाते हैं उनमें कुछ अन्य पदार्थ भी घोल करके दिए जाते हैं, जिनके माध्यम से क्या किया जाता है, उनके माध्यम से आसानी से वायु जिसके कारण अंदर जा सके, नहीं वरना सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जा सकती है। तो यदि पहले बात किया जाए तो हम 3 जगह की बात करेंगे, पर्वतों में और समुद्रों में। पर्वत में, समुद्र में, और कहाँ पे, गहरे समुद्र में। पर्वत पे देखेंगे, समुद्र में देखेंगे, और किस पे देखेंगे, गहरे समुद्र में देखेंगे। इन तीनों में यदि वायु ले जानी है तो उस सिलेंडर में क्या क्या भरा जाएगा, तो मैं बनाए दे रहा हूँ। पहली चीज़ हमने लिखा पर्वत, फिर सामान्य में जाएं, मान लीजिए समुद्र में सामान्य अवस्था पे जाएं, और क्या फिर जाएं बहुत अधिक गहराई पर जाएं तो क्या बोला जाएगा, गहरा समुद्र। गहरे समुद्र में जाएं, पर्वत पे जाएं। तो पर्वत पे जाने के लिए जो सिलेंडर मिलता है उसमें भरी होती है O2 यानी कि ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ साथ एक और गैस होती है जो क्या होती है, नाइट्रोजन, यानी कि O2 + N2 का मिक्स दिया जाता है। यदि समुद्र पे जाना है, सामान्य रूप से समुद्र पे जाना है, तो सामान्य रूप से भी समुद्र में जाने के लिए क्या दिया जाएगा, O2 यानी कि ऑक्सीजन + N2 यानी कि नाइट्रोजन दिया जाता है। लेकिन यदि गहरे समुद्र में जाया जाए, यानी कि 320 फीट से नीचे जाया जाए, 300 फीट से भी नीचे जाया जाए, बहुत अधिक गहरे समुद्र में, तो उसके लिए सिलेंडर होता है O2 यानी कि ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ साथ एक हल्की गैस भरी जाती है जिसका नाम है हीलियम। आप लोगों ने पढ़ा होगा हीलियम, नियान, आर्गन, जीनान, क्रिप्टॉन, ये क्या है, हल्की गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं। तो गहरे समुद्र में जब हम जाएंगे तो ऑक्सीजन और हीलियम का सिलेंडर लेकर जाएंगे। जो सिलेंडर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन और हीलियम भरा होता है, और सामान्य रूप से समुद्र पे जाएंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेंगे, और पर्वतों पर जब चढ़ते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये टॉपिक क्या था, श्वसन तंत्र। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पर, बात करेंगे परिसंचरण तंत्र की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।